हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीए इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था, मतलब जब फ्लूइड्स रेस्ट की कंडीशन में है तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है और उनका हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। आज की क्लास में हम हाइड्रोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे, मतलब नाउ द फ्लूइड्स आर इन मोशन, तो हमें फ्लूइड्स इन मोशन की प्रॉपर्टीज को पढ़ना है और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को देखना है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं और फ्लूइड्स में भी जब हम फ्लूइड्स को मोशन में पढ़ रहे हैं तो आखिर ये हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ पे यूज आता है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम हमारे आसपास में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जिनका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, उनके पीछे का कॉज क्या है उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोडायनेमिक्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को देखेंगे, फिर हम हाइड्रोडायनेमिक्स की जो भी प्रॉपर्टीज है उनको थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। जब हम बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की तो उसमें सबसे पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आता है इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से हमारा मतलब हुआ जैसे पानी की पाइपलाइंस बिछती है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में जो एलपीजी के सिलेंडर्स हैं वो बंद हो गए हैं, अब गैस की भी पाइपलाइन आने लग गई है और वहां पे जगह जगह पे नोटिस लगा हुआ होता है हाई प्रेशर की गैस पाइपलाइन इधर से जा रही है। तो आखिर जब हम गैस की पाइपलाइन बिछा रहे हैं या फिर हम पानी की पाइपलाइन बिछा रहे हैं तो उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, हम कितना उसका डायामीटर रखेंगे, वो सारी बातें जब हम फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं तो हमें समझ में आने लग जाती है। अकॉर्डिंगली हम उसको हमारे डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी हाइड्रोलिक मशीनरी है, जितने भी टर्बाइंस है, पंप्स है, वॉल्व है, इन सब की डिजाइनिंग में भी हमें फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज का पता होना जरूरी है। देन शिप एंड सबमरीन डिजाइन, देखो सबमरीन्स पानी के अंदर होती है तो वो कितना प्रेशर सहन कर पाएगी, उसके जो कांच के ग्लास बन रहे हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि वो उस प्रेशर को ओवरकम कर जाए, वो फटे नहीं। तो ये सब चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, फिर उसका जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो ये सारे एप्लीकेशंस आते हैं। देन देयर इज एप्लीकेशन इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग ऑल्सो। एनवायरमेंट एंड सिविल इंजीनियरिंग में कैसे, जैसे जो रिवर एंड कोस्टल इंजीनियरिंग है, मतलब रिवर में जैसे फ्लड्स आ जाते हैं तो उसका क्या कॉज है, हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। रिवर के नीचे का जो पानी है वो बहुत स्लो चलता है, ऊपर जो पानी है वो काफी ज्यादा तेज चलता है, तो उसके बेड पे क्या एक्टिविटीज हो रही है, रिवर बेड पे ऊपर का क्या प्रॉपर्टीज है, ये सबको हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। देन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों का जितना भी वेस्ट वाटर होता है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। हर सिटी में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, तो सब घरों का जितना भी गंदा पानी है जो टॉयलेट और वॉशरूम का, वो सारा का सारा पानी उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा। वहां पे उस वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब उसमें जितने भी बैक्टीरिया वायरस है उनको किल किया जाएगा। जो सॉलिड मटीरियल्स है उनका सेडिमेंटेशन करके फिर उससे खाद बनाई जाती है और फिर जो पानी काफी हद तक, जिसमें से हम 99 या फिर आप मान के चलो 95% तक हम जिसका प्योरिफिकेशन कर देते हैं, फिर उसको किसी भी नियर बाय बॉडी में रिलीज कर दिया जाता है। तो ये सारी जो हम टेक्निक्स यूज करते हैं वो भी हम इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद में ही यूज कर पाते हैं, वही इन प्रॉपर्टीज का इंप्लीमेंटेशन करके कर पाते हैं। देन देयर कम्स मरीन एंड ओशन एप्लीकेशंस, तो वेव एनर्जी हार्वेस्टिंग, जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे आजकल हम लोग बहुत बात करते हैं। हमें पता है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कम होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, तो हम वी आर स्विचिंग टुवर्ड्स द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और उन्हीं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में एक है वेव एनर्जी। तो कैसे वेव एनर्जी को हार्वेस्ट किया जा सकता है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, दैट कैन बी डन। बायोलॉजिकल एंड मेडिकल एप्लीकेशंस, जो हमारे ब्लड फ्लो की
की जितनी भी एनालिसिस है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, ब्लड का फ्लो किस तरीके से हो रहा है। तो जब हमें इन सब की नॉलेज होती है तो हम हार्ट की सर्जरीज कर पाते हैं, हार्ट से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड जितनी भी दिक्कत होती है वो सारी सॉल्व कर पाते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि उनके वॉल्व लगे हैं, उनके हार्ट की सर्जरी हुई है। तो ये जब चीजें हमें नॉलेज में होगी तभी ही हम उनको प्रैक्टिकली यूज कर पाएंगे। Then there comes automotive and transportation system, scientific research and energy systems, nuclear power plants। हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, तो वहां पे पढ़ते थे कि क्योंकि वहां बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है तो हम कुछ कूलेंट्स का यूज करते हैं। तो किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम कूलेंट्स बनाएंगे ताकि वो हीट एनर्जी को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सके, तो वो सारी नॉलेज हमें यहाँ पे काम आती है। देन एट द एंड वी हैव द कंप्यूटेशनल मॉडलिंग। So these are some applications of hydrodynamics, mechanical properties of fluids, जिसमें भी मोशन वाला पार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये सारे के सारे डे टू डे लाइफ के एप्लीकेशंस है जो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में इन सब जगहों पे इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थ्योरेटिकल पार्ट में सबसे पहला पार्ट हमारे पास में है विस्कोसिटी का। देखो, जैसे हाइड्रोडायनामिक्स में हमने सरफेस टेंशन को पढ़ा था, दैट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट। वैसे ही जब फ्लूइड्स मोशन की कंडीशन में है तो उस केस में विस्कोसिटी जो होती है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। अब आखिर विस्कोसिटी है क्या? इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी हम मूव करते हैं, हम किसी रोड पे, किसी सड़क पे जा रहे हैं, तो हमें पता है कि हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ता है आगे की तरफ जाने के लिए, क्योंकि हमारे ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वहां पे जब सॉलिड के कांटेक्ट में आता है तो एक फ्रिक्शनल फोर्स अराइज होता है, दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। सिमिलरली अब आप क्या करो, आप पानी में मूव करने का ट्राई करो। पानी में जब आप चलना चाहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू एयर। तो जब हम पानी में मूव कर रहे हैं तो हमें और मेहनत करनी पड़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी में भी कोई एक अपोजिंग फोर्स है जो हमें आगे जाने से रोक रहा है, जो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन को एक अपोजिशन दे रहा है। तो जो ये अपोजिंग फोर्स आता है जब भी हम फ्लूइड्स के अंदर मूव करते हैं, इसी अपोजिंग फोर्स को हम कहते हैं विस्कस फोर्स या फिर विस्कोसिटी। तो आप ऐसा मान के चलिए कि जब भी फ्लूइड्स के फ्रिक्शन की हम बात करेंगे, फ्लूइड्स में एयर एंड लिक्विड दोनों कंसीडर हो जाएंगे। तो एयर एंड लिक्विड में जब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं तो उसको एक नया नाम दे देते हैं, एंड दैट न्यू नेम इज नॉन एज विस्कोसिटी। अब इस विस्कोसिटी के कॉन्सेप्ट को एक बार समझते हैं कि आखिर इसके अंदर होता क्या है। देखिए, हमारे पास में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कोई पानी को हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो नीचे वाला पार्ट हमने लिया, दिस इज अ फिक्स्ड पार्ट, इसको फिक्स कर रखा है और अब इसके अंदर हमने किसी लिक्विड को फिल कर दिया। अब ये लिक्विड कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हम ऑयल ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमने ऑयल को फिल किया है। अभी ये रेस्ट की कंडीशन में है, बट नाउ वी आर स्टडिंग द मोशन ऑफ फ्लूइड्स, तो हमें इसको मूव करवाना है। मूव करवाने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल नीचे तो हमने फिक्स पार्ट लिया है, ऊपर वाला पार्ट जो है हमारा वो फिक्स नहीं है। इसको अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ये मूव कर सकता है। तो जब पहले हम कंडीशन देखते हैं तो इसकी जो कंडीशन है दैट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे ABCD, ये कुछ इस तरीके से है। अब हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया इधर की तरफ। जब इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये जो ऊपर वाला ऑयल है वो आगे की तरफ जाएगा। जब आगे जाएगा तो हमने कहा फॉर एग्जाम्पल इसका जो नया पोजीशन हम लोगों को मिला वो नई पोजीशन कुछ इस तरीके से मिलेगी। ये नई पोजीशन मिल गई। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ऑयल का वो आगे की तरफ खिसक गया, नीचे वाला पार्ट हमने फिक्स कर रखा है। अब हुआ क्या, जैसे ही हमने यहाँ पे फोर्स लगाया तो ये जो ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे मूव किया, वो पार्ट मूव किया किसी v वेलोसिटी से, और यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो हम L ले लेते हैं। यहाँ पे जो इसमें चेंज आया वो डेल्टा x मान लेते हैं। तो v वेलोसिटी से ऊपर वाला पार्ट मूव किया, फोर्स लगाना पड़ा हमें यहाँ पे। अगर हम ऑयल को रिप्लेस कर देते हैं हनी से,
तो हम क्या देखेंगे कि जो फोर्स हमें लगाना पड़ रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ रहा है इसको डिस्प्लेस करने के लिए। तो इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स में फ्रिक्शनल फोर्स भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। ऑयल की विस्कोसिटी कम है इसलिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ रहा है उसके डिस्प्लेसमेंट में। हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है तो उसके लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। अब जब हमने फोर्स लगाया तो हमने देखा कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाली लेयर है, वो v वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ मूव कर रही है, लेकिन इसके जस्ट नीचे जो है वो तो रेस्ट की कंडीशन में, तो वो क्या रहना चाहती है, वो रेस्ट में रहना चाहती है। लेकिन क्योंकि ऊपर वाली मूव कर रही है तो ये ऊपर वाली मूव क्या करना चाहेगी, ये नीचे वाली लेयर को भी मूव करवाना चाहेगी। तो यहाँ पे देखो दो चीजें हो रही है, जो ऊपर वाला लेयर मूव कर रहा है वो क्या चाहता है, अपनी एडजेसेंट लेयर को अपने साथ मूव करवाना चाहता है, लेकिन उसकी एडजेसेंट लेयर जो है वो कैसे रहना चाह रही है, वो रेस्ट में रहना चाह रही है। तो वो क्या करेगी, इसके मोशन को अपोज करेगी। तो जैसे ही यहाँ पे ये अपोजिशन फोर्स आता है उसी को हम कह देते हैं विस्कस फोर्स या फिर विस्कस ड्रैग। विस्कस ड्रैग के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, ऊपर वाले की वेलोसिटी सबसे ज्यादा, लेकिन क्योंकि ये नीचे वाले को मूव करवाना चाह रहा था बट नीचे वाला होना नहीं चाह रहा था, इसने कुछ अपोजिशन दिखाया, इसने ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया, विस्कस फोर्स, उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो गई। अब ये ऊपर वाली लेयर क्या करेगी, ये भी अपनी एडजेसेंट लेयर को मूव करवाना चाहेगी क्योंकि ये खुद मोशन में, और एडजेसेंट लेयर रेस्ट में है तो वो उसको रेस्ट में लेना चाहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो थर्ड वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी थोड़ी और कम हो जाएगी, फिर फोर्थ वाली लेयर की और वेलोसिटी कम हुई, फिफ्थ की और कम हो गई, सिक्स्थ की और कम हो गई, और नीचे वाली तो फिक्स्ड है, तो मतलब नीचे वेलोसिटी कितनी है, 0 वेलोसिटी यहाँ पे है। तो आप क्या देख रहे हैं, ऊपर वेलोसिटी हाई है, नीचे वेलोसिटी 0 है, और ये ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ऊपर से देखें तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये डिक्रीज इसलिए हो रही है वेलोसिटी क्योंकि यहाँ पे एक विस्कस फोर्स अप्लाई हो रहा है जो इस लिक्विड के मोशन को अपोज कर रहा है, वो इसको आगे मूव नहीं करने देना चाहता, और इसी को हम कहते हैं विस्कस फोर्स। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हमने फोर्स लगाया, हम इसका एरिया ले लेते हैं A। जब हमने फोर्स लगाया तो इसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ जिसकी वजह से जो पहले ABCD था वो EFCD में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है और उसकी वजह से स्ट्रेन आ रहा है। हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ा था, तब हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात की थी। तो यहाँ पे स्ट्रेस कितना है, हम इस स्ट्रेस की बात करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम स्ट्रेस देखते हैं। स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे स्ट्रेन कितना है, यहाँ पे स्ट्रेन देखो, जो ओरिजिनल लेंथ है वो तो L है, और जो चेंज आया इसकी शेप में दैट इज डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे स्ट्रेन कितना हो जाएगा, दिस इज डेल्टा एक्स अपॉन एल। अगर इन दोनों में कोई कंफ्यूजन है तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाले लेक्चर को रेफर कर लेना, तो ये दोनों क्लैरिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली क्या देखने को मिलता है कि जो ये स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन रेट। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेन रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब स्ट्रेन रेट क्या हो जाएगी, स्ट्रेन रेट का मतलब हो गया स्ट्रेन पर यूनिट टाइम, तो स्ट्रेन रेट दिस विल बिकम डेल्टा एक्स अपॉन एल डिवाइड बाय डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको स्ट्रेन रेट को। अगर इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन पे ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी डेल्टा एक्स अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। अब आप यहाँ पे देखो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, क्या ये वेलोसिटी के बराबर होता है, तो हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को वेलोसिटी लिख देते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम दैट गिव्स अस द वेलोसिटी। तो दिस विल बिकम वेलोसिटी अपॉन एल, और ये जो वेलोसिटी अपॉन एल है इसे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट या फिर dv अपॉन dx भी लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी
ग्रेडियंट एंड दैट इज इक्वल टू द स्ट्रेन रेट। तो आपको यहाँ दो चीजें ध्यान रखनी है कि जब भी हम विस्कोसिटी की बात करेंगे तो विस्कोसिटी होती क्या है, रिलेटिव मोशन का अपोजिशन होता है। जब भी कोई फ्लूइड मूव करता है तो जब फ्लूइड मूव कर रहा है तो देयर इज एन अपोजिंग फोर्स जो उसकी रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, और उस अपोजिंग फोर्स को हम विस्कोसिटी कहते हैं। और जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो यहां देखा जाता है कि जो स्ट्रेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन रेट। अब स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन रेट क्या आई हमारे पास में, डीवी अपॉन डीएक्स के बराबर आई। तो एक बार इन चीजों को आगे देखते हैं, फिर हम पर्टिकुलर डेफिनेशंस पे जाएंगे। तो द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो यहां एक कोफिशिएंट लगाते हैं जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, स्ट्रेन रेट। नाउ दिस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज गोइंग टू गिव अस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। स्ट्रेस कितना है हमारे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन रेट किसके बराबर आई, dv बाय dx के बराबर आई। जब हम इसे अच्छे से लिखेंगे तो दिस विल बिकम, हम इसको लिख लेते हैं एक सेकेंड। तो यहां से हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मिल गया f अपॉन a इंटू dv बाय dx। दैट इज f इज द फोर्स, a इज एरिया, dv बाय dx से हमारा क्या मतलब है कि वेलोसिटी में उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है। भाई ऊपर वाली जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है, उससे नीचे थोड़ी कम है, फिर कम है, फिर कम है, मतलब देयर इज चेंज इन द वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी का चेंज किसके साथ में है, ये उस डिस्टेंस के साथ में, जो डिस्टेंस हम लोगों ने ले रखी है तो उसके साथ में हम इसको देख रहे हैं। तो दिस इज dv बाय dx। तो हम लोगों को यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मिल गया, ईटा इज इक्वल टू f अपॉन a dv बाय dx। अब एक बार इसका पर्टिकुलर डेफिनेशन देख लेते हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी कहती है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स हैविंग रिलेटिव मोशन। इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स। मतलब कोई भी फ्लूइड अगर मोशन में है तो उसकी जो लेयर्स के रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला फोर्स है उसे हम विस्कस फोर्स या फिर विस्कस ड्रैग कहते हैं। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मिल गया। अब जो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वो हम इजीली निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट सीजीएस यूनिट वगैरह जो भी हैं उन सबको हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मिला, ईटा इज इक्वल टू f अपॉन a dv बाय dx। ठीक है, यहां से अगर हम इसकी ऐसा यूनिट निकालें तो दैट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी कितना होता है, मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाय जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, मीटर के बराबर। तो एक मीटर यहां से कैंसिल हो गया, दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और अगर हम एसआई सिस्टम में बात करें तो एसआई सिस्टम में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है दैट इज पॉइज़ुले। ठीक है, एसआई सिस्टम में क्या है, एसआई यूनिट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पॉइज़ुले इज द एसआई यूनिट। और इसकी जो सीजीएस यूनिट है दैट इज पॉइज। सीजीएस यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट इज पॉइज and 1 poisule is equal to 10 poise। और जो 10 poise होता है इसको हम डेका poise के नाम से भी जानते हैं। दिस इज नॉन एज डेका poise ऑल्सो। यहां हम लोगों को इसकी एसआई यूनिट मिली थी, एक बार इसको एसआई यूनिट को लिख लेते हैं। दिस इज न्यूटन, ये ऊपर जाएगा मीटर स्क्वायर तो ये माइनस हो गया, ये सेकंड ऊपर जाएगा तो दिस विल बी प्लस। तो हमारे पास आया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। अगर यही इसको यहाँ पे सेकंड करना, अब अगर इसी से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2
देन L माइनस 2 और सेकंड हमारे पास हो जाएगा T। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम M L माइनस 1 T माइनस 1। So this is the dimensional formula for the coefficient of viscosity। तो हम इसको आगे लिख लेते हैं। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पॉइजले, सीजीएस यूनिट पॉइज हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होती है? अगर हम किसी भी सब्सटेंस की विस्कोसिटी को वाटर की विस्कोसिटी से कंपेयर करते हैं तो हम उसे रिलेटिव विस्कोसिटी कह देते हैं। तो हम इसे सिंपली लिख सकते हैं viscosity of a liquid divided by viscosity of water। तो वाटर से कंपेयर कर दिया, जैसे कंपेयर करेंगे वी विल गेट द रिलेटिव विस्कोसिटी। और रिलेटिव्स जो होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, यूनिट लेस होते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में विस्कोसिटी आ रहा है तो वो कैंसिल आउट कर जाएगा। तो दिस वाज अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की डेफिनेशन देख ली, देन हमने देखा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट होता है, वहां से हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एक फॉर्मूला मिला, दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डी v बाय डी एक्स। अब कई जगहों पे डी वी बाय डी वाई भी होता है कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस के साथ नीचे जाएंगे वेलोसिटी में चेंज आएगा, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो द विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अगर हमें बहुत ही सिंपली, मतलब अगर इतना लंबा चौड़ा हमें इसका डेरिवेशन ना भी करना हो तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो भी हमारा विस्कस फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ से भी हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू डी वी बाय डी एक्स। अब जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आएगा एंड दिस इज a डी वी बाय डी एक्स। अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें चाहिए तो हम सिंपली इसको लिख देंगे f अपॉन a डी वी बाय डी एक्स। तो ये हमारे पास में सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिसमें हम कहते हैं कि जब भी कोई लिक्विड मूव कर रहा है, फ्लूइड मूव कर रहा है, तो वहां पे एक विस्कस फोर्स है, वो विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, और वहां से हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मिल गया। बट स्ट्रेस और स्ट्रेन रेट वाला कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने में आपको वहां से हेल्प मिल जाएगी। वहां पे आपको स्ट्रेस दे रखा है या स्ट्रेन रेट दे रखा है, तो यू शुड नो कि उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे तुम्हें सॉल्व करना है। इसलिए जितने भी मेथड्स है वो सारे बता रही हूँ। ये तो ईजी सा है, जो हम नॉर्मली जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं वहां से इसको डिराइव कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द डिस्टिंक्शन बिटवीन विस्कोसिटी एंड सॉलिड फ्रिक्शन। इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है? देखो, दोनों ही फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं, तो ये तो इनकी सिमिलैरिटी हो गई। फिर अपोजिंग नेचर के हैं, ये भी हमें पता चल गया। अब अभी अभी हमने देखा कि जो विस्कोसिटी है वो एरिया पे डिपेंड कर रही है, जबकि हमें पता है कि जो हमारा सॉलिड फ्रिक्शन होता है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है। जबकि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स के बारे में हमने डिस्कस ही नहीं किया। तो अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो डिफरेंस में हम कह सकते हैं कि जो हमारा विस्कोसिटी है इट इज डिपेंडिंग ऑन द एरिया, इट इज डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी चेंज। लेकिन जो सॉलिड फ्रिक्शन है उसको वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, उसको एरिया से कोई मतलब नहीं है, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, जबकि विस्कोसिटी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड नहीं करती। अगर दोनों की सिमिलैरिटीज की बात करें तो दोनों ही अपोजिंग नेचर के हैं, रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहे हैं, दोनों ही मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होते हैं, और कैसे लगते हैं? टेंजेंशियली इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन। तो ये स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे कुछ इसकी लिख रखी है दोनों के बीच की सिमिलैरिटीज, कि ये इनके बीच की सिमिलैरिटीज है। उसके बाद में दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? विस्कोसिटी एरिया और रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, जबकि फ्रिक्शनल फोर्स दोनों पे डिपेंड नहीं करता। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड नहीं करती, जबकि सॉलिड फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड फ्रिक्शन एंड द फ्लूइड फ्रिक्शन, और फ्लूइड फ्रिक्शन को विस्कोसिटी कहा जा रहा है।
आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर कम्स द पॉइज़ुलेज फॉर्मूला। पॉइज़ुले एक साइंटिस्ट है जिनके नाम पे इसको रखा गया है, और जो पॉइज़ुले है साइंटिस्ट का नाम, उसी के बेस पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की ऐसा यूनिट हम देते हैं। तो जो करेक्ट स्पेलिंग है पॉइज़ुले की वो ये वाली है, यहां से आप इसकी स्पेलिंग लिखना। पॉइज़ुलेज फॉर्मूला क्या कहता है, ये यहाँ पे हम देखते हैं। पॉइज़ुलेज फॉर्मूला कहता है कि अगर हम कोई भी एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ले लेते हैं, हम कैपिलरी भी कह सकते हैं इसको, और हम इसको एक सिलेंड्रिकल ट्यूब कह देते हैं। ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है इसके अंदर एक फ्लूइड है जो जा रहा है। अब जब ये फ्लूइड जा रहा है तो ये लेयर्स की फॉर्म में जा रहा है। जो एक्सिस के अलोंग लेयर है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, और जैसे जैसे हम एक्सिस से दूर होते जा रहे हैं वैसे वैसे जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो दिस इज हाउ द वेलोसिटी इज लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज वेरिंग। यहाँ पे एक्सियल एक्सिस पे जो है वो कैसी है, मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर धीरे 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 जैसे जैसे हम यहाँ सिलेंड्रिकल पार्ट पे आ रहे हैं वैसे वैसे ये कैसा होता जा रहा है, इट इज डिक्रीजिंग। कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। सेम टू सेम केस यहाँ पे भी दिखने को मिलेगा। अब क्या ऑब्जर्वेशन क्या थी पॉइज़ुले की, कि जब हम किसी भी सिलेंड्रिकल पार्ट से किसी फ्लूइड को फ्लो करवाते हैं तो जो उसका वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, वॉल्यूम रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सबसे पहले प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स। मतलब ये जो ए वाला पार्ट है और ये जो बी पार्ट है इनके बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहला ये हो गया। दूसरा उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r टू द पावर 4। r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी। ये जो कैपिलरी हमने ले रखी है, जो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब हमने ली है, इसकी रेडियस हमने r ली है, और जो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है इस फ्लूइड के फ्लो होने का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r टू द पावर 4, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द coefficient of viscosity and it is inversely proportional to the length of the tube। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उसी हिसाब से इनवर्सली चलेगा। प्रेशर डिफरेंस के डायरेक्टली है, r की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इन चारों चीजों को कंबाइन कर देते हैं 1 2 3 एंड 4, तो हमें ये वॉल्यूम रेट कितनी आ जाएगी, दिस विल बी गिवन बाय पी आर टू दी पावर 4 एल इंटू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट भी लगाना होगा, और एक्सपेरिमेंटली जब उस कांस्टेंट को देखा जाता है तो दैट इज गिवन बाय π/8। और ये जो फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिला इसी को हम पॉइज़ुलेज फॉर्मूला या फिर पॉइज़ुलेज इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, पॉइज़ुलेज फॉर्मूला क्या आया हमारे पास में, π/8 PR टू द पावर 4 डिवाइड बाय ईटा इंटू एल। वापस देखते हैं एक बार इसको। Poiseuille studied the rate of flow of a liquid through a horizontal capillary tube and concluded that the volume of the liquid flowing per second through a capillary tube कैसे वेरी करेगा उसका वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज द प्रेशर डिफरेंस ऑफ द ट्यूब। दो एंड पे क्या प्रेशर डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, directly proportional to the fourth power of the radius of the tube, inversely proportional to the length of the tube and inversely proportional to the coefficient of viscosity of the liquid। और जब इन चारों को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने पे हम लोगों को यहाँ पे ये एक फॉर्मूला मिल गया जिसे हम पॉइज़ुलेज फॉर्मूला कहते हैं। अब अगर हम इस पॉइज़ुलेज फॉर्मूला को डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे पता करेंगे, एक बार पॉइज़ुलेज फॉर्मूला लिख लेते हैं और फिर इसका डेरिवेशन करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वहां पे हमने डायमेंशनल एनालिसिस से फॉर्मूलाज को डिराइव करना सीखा था, तो वही कॉन्सेप्ट अभी हम यहाँ पे यूज करके इसको डिराइव करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू π/8 P R टू द पावर 4
डिवाइड बाय एल इंटू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस से इसको डिराइव करना चाह रहे हैं, तो हम एक बार इसकी जो पावर्स है उनको एबीसी अज्यूम कर लेते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि जो v बाई टी है ये किसके बराबर है, कोई कांस्टेंट k है जिसे हमें एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करना पड़ेगा, और p और l जो है इसकी पावर हम a ले लेते हैं, जो r है इसकी पावर b ले रहे हैं, और जो ईटा है इसकी पावर c ले रहे हैं। अब देखो डिवाइड में है ईटा, जब डिवाइड में है तो इसका मतलब अगर हमें c -1 के बराबर मिला, इसका मतलब अपने आप वो डिवाइड में आ जाएगा। अभी हमने ईटा की पावर c ले रखी है। अब बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस हमें वो फॉर्मूला डिराइव करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल क्यूब के बराबर, टाइम किसके बराबर, टी के बराबर, दिस शुड बी इक्वल टू, एक बार कांस्टेंट को हटा देते हैं, ये बाद में हमें लिखना होगा, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कितना है, एम एल टी माइनस टू, एरिया कितना है, एल स्क्वायर के बराबर, तो ये कितना आ जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेशर का फॉर्मूला एम एल माइनस वन टी माइनस टू डिवाइड बाई एल भी है, एक एल नीचे है तो ये एल ऊपर जाएगा तो हम इसको -2 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने ये एल को भी यहाँ ऐड करके -2 लिख दिया, पहला हो गया, इसकी पावर आ गई ए। अब आर रेडियस है, इसका मतलब एल पावर बी। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अभी थोड़ी देर पहले हमने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, एम एल -1 टी -1, अभी कुछ देर पहले ही किया है, यहाँ देखना, ये रहा एम एल -1 टी -1, यहाँ पे डेरिवेशन किया था और हमें मिला था, तो इसको लिख लेते हैं m l -1 t -1 एंड द पावर इज c। अब इनको एक साथ कंबाइन कर लेते हैं, m की पावर हो गई a प्लस c, l की पावर हो जाएगी -2a प्लस b माइनस c, एंड t की पावर हमारे पास है -2a माइनस c। अब फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी हमें क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड है उसको राइट हैंड साइड से बराबर प्रूव करना है, मतलब जो पावर्स हैं दे शुड बी इक्वल इन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे पावर कितनी है, इस टी को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा एल क्यूब टी -1, और m यहाँ है नहीं तो हम m की पावर 0 ले लेते हैं। यहाँ m किसके बराबर आया, a प्लस c के बराबर, तो हम इसको नेक्स्ट वाले पेज पे लिखते हैं, a प्लस c इज इक्वल टू 0, इट मीन्स a इज इक्वल टू -c, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा देखो, l -2a प्लस b माइनस c, -2a प्लस b माइनस c, दिस इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास देखो 3 के बराबर, ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब थर्ड वाली इक्वेशन देखते हैं, यहाँ t है -2a माइनस c और ये -1 के बराबर, -c, दिस इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम कुछ वैल्यूज को पुट करते हैं, देखो यहाँ -2a माइनस c, इसकी जगह हम -1 लिख सकते हैं, तो -1 प्लस b, दिस इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से b किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया, एक तो हमारा सॉल्व हो गया। अब 2a माइनस c हमने यहाँ पे लिख लिया, b हमारे पास 4 आ गया, a किसके बराबर है, -c के बराबर है, तो हम a को -c के बराबर पुट करते हैं, तो -2 -c इज इक्वल टू -1, दिस विल बी 2c -c इज इक्वल टू -1, तो c किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर। अगर c -1 आया है तो इसका मतलब a किसके बराबर हो जाएगा, +1 के बराबर। ये हमारे पास a, b और c की वैल्यूज आई। अब इन a, b और c की वैल्यूज को हम यहां पुट कर देते हैं। a हमारे पास कितना आया है, a आया है 1 के बराबर,
तो इसको 1 कर दीजिए, 1, बी हमारे पास 4 और सी आया -1 के बराबर। आ गया फॉर्मूला, के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकलेगी तो π/8। अब देखो p/l पावर 1 है, r की पावर 4 आ गई और ईटा की पावर -1 मतलब नीचे आ गया। तो दिस इज हाउ डायमेंशनली हम पॉइजलेस फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। सो दिस वाज द मेथड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देयर कम्स स्टोक्स लॉ। देखो जो स्टोक्स लॉ है, टर्मिनल वेलोसिटी है, दे आर प्रैक्टिकल यूज में देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे समझ सकते हैं? आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो। जब हमने एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा था तो मैंने आपको बताया कि अर्थ हमारे ऊपर एक फोर्स लगाती है और जो फोर्स लगाती है उसका एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अराउंड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं। तो अगर मैं इस पेन को यहाँ ऊपर से ड्रॉप करूं, तो जब ड्रॉप करती हूं तो पहले इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है और एक्सलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मतलब हर एक सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगी। तो पहले 0 थी, अगले सेकेंड 10 हुई, दूसरे सेकंड में 20 हो गई, तीसरे सेकंड में 30 हो गई, चौथे सेकंड में 40 हो गई, पांचवें सेकंड में 50 हो गई, और जब ये ग्राउंड को टच करता है तो इट हैज द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज 2gh रूट जो हम बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पढ़ा। अब आप एक बार इमेजिन करो, जब बारिश होती है तो जो रेन ड्रॉप्स हैं वो काफी ऊपर से नीचे आ रही है, तो इसका मतलब उनके ऊपर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लग रहा है, तभी वो नीचे की तरफ आ रही है। अब अगर उनके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, इसका मतलब हर एक सेकंड में उनकी वेलोसिटी 10 से इंक्रीज होनी चाहिए। तो अगर जब क्लाउड ब्रस्ट हुआ तब हम वेलोसिटी 0 लेते हैं, तो हर एक सेकंड में वो 10 से इंक्रीज हो रही है। तो आप एक बार इमेजिन करके देखो कि जब वो पानी की बूंद हमारे माथे पे गिरेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी ज्यादा हाई होगी, इतनी हाई कि वो हमारे सिर को फोड़ देगी, इतनी हाई वेलोसिटी। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, हम आराम से बारिश में भीगते हैं, बारिश की बूंदें हमारे माथे के ऊपर गिरती है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आखिर नेचर ने कैसे ये पूरा सिस्टम बनाया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लग रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ कंसीडर करें तो उन रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो आते आते हमारी माथा फोड़ दे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब नेचर ने कुछ और भी यहाँ पे क्रिएट किया है जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कम हो गई। तो अब हम स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी में पढ़ेंगे कि आखिर नेचर ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वो वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होती और वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही वो नीचे आती है। इवन पैराशूट का केस भी इसी तरीके से चलता है। अगर हम पैराशूट को भी देखें, वो भी नीचे गिरेगा तो फिर उसकी वेलोसिटी तो बहुत हाई हो जानी चाहिए। इतनी वेलोसिटी से अगर नीचे कोलाइड करेगा तो फिर वो तो बिल्कुल चकनाचूरी हो जाएगा। तो आखिर क्या है नेचर में ऐसा? तो देखो, नेचर ने बनाया विस्कस फोर्स को। तो विस्कस फोर्स से हमारा मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी फ्लूइड में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगेगा। तो जो स्टोक्स लॉ है वो भी उस विस्कस ड्रैग को ही बताता है, उस विस्कस फोर्स को ही बताता है। तो स्टोक्स लॉ कहता है कि जब भी अगर हमने यहाँ पे एक कोई ट्यूब ले रखी है, इसके अंदर अगर हमने हनी को फिल कर रखा है, यहाँ वाटर या ऑयल कुछ भी फिल कर रखा है, और अगर इसके अंदर किसी बॉल जिसकी की रेडियस r के बराबर है उसे अगर हम ड्रॉप करते हैं तो वो किसी वेलोसिटी v के साथ नीचे की तरफ आएगा। जब ये नीचे आएगा तो इसके आसपास वाला जो फ्लूइड की जो लेयर्स हैं वो क्या करेगी, इसके मोशन को अपोज करेगी। अपोज करेगी तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे एक विस्कस ड्रैग लगेगा। तो इस बॉल पे नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ बॉयंट फोर्स लग रहा है, प्लस एक विस्कस फोर्स भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये विस्कस फोर्स किसके बराबर होगा
वो फॉर्मूला हमें स्टोक्स लॉ ने दिया कि जब भी किसी फ्लूइड में कोई एक स्मॉल ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस पे एक विस्कस फोर्स लगता है, और वो विस्कस फोर्स किसके बराबर होता है? दिस विस्कस फोर्स इज गिवन बाय 6 पाई ईटा आरवी। ये इसके बराबर है। मतलब किस पे डिपेंड करेगा? ये मीडियम के विस्कोस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा, ये रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है, ये वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। एंड दिस इज हाउ वी गेट द विस्कस फोर्स फ्रॉम द स्टोक्स लॉ। इसको डायमेंशनल एनालिसिस से हम डिराइव भी कर सकते हैं, बाकी डायरेक्टली भी हमें इस फॉर्मूले को लर्न करना रहेगा ताकि जहां पे भी क्वेश्चंस आए तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला को पुट कर दें। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों को ही जितने भी फॉर्मूलाज हैं हमें ध्यान रखने हैं। देखो क्या है स्टोक्स लॉ? The backward dragging force F acting on a spherical body of radius r moving through a medium of coefficient of viscosity eta with velocity v is given by, कितना होगा? Force will be given by 6 pi eta rv, इसके बराबर होगा, and this is viscous force। अभी स्टोक्स लॉ से हम मतलब कहाँ इंपॉर्टेंस है और क्या क्या कर सकते हैं, तो देखो मिल्किन्स ने इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज निकाला था, ही फाउंड आउट दैट पर्टिकुलर चार्ज बाय यूजिंग द स्टोक्स लॉ, तो वहां पे इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिटरमाइन करने में इस पर्टिकुलर लॉ का यूज किया गया था। क्लाउड्स की फॉर्मेशन जो है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्टोक्स लॉ। अगर कोई पैराशूट के थ्रू कोई इंसान नीचे आ रहा है तो उसको नीचे आने में हेल्प करता है ये लॉ। इसके अलावा जो रेन ड्रॉप्स है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई नहीं हो पाती है, उसका एक्सप्लेनेशन देता है हमें ये पर्टिकुलर लॉ, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। बाकी हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब आखिर कैसे ये मतलब जो हमारी स्पीड है वो कम हो जाती है, ज्यादा नहीं हो पाती, क्या कारण है, उनको हम एक बार अब डिस्कस करते हैं। तो उसको डिस्कस करते टाइम हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है टर्मिनल वेलोसिटी का। टर्मिनल वेलोसिटी क्या कहती है? ये कहेगी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो उस पे एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, W इज इक्वल टू mg के बराबर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी स्पीड नीचे की तरफ आते हुए बढ़ती है। जब बढ़ती है तो उसी टाइम उसके ऊपर की तरफ, क्योंकि फ्लूइड है तो वो उसके ऊपर एक बॉयंट फोर्स लगाएगा और एक विस्कस ड्रैग लगाता है। एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब जो नीचे लगने वाला फोर्स है वो ऊपर लगने वाले फोर्स को बैलेंस कर देता है। जब फोर्स हमारा बैलेंस हो गया, इसका मतलब नेट फोर्स 0 हो गया। अब नेट फोर्स 0 हुआ, इसका मतलब मास तो 0 नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन 0 हुआ होगा। एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट हो गई। तो वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, अब ये ऑब्जेक्ट उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ आएगा। अब वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। प्रॉपर डेफिनेशन कैसे दी जाएगी? द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हाइल फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस मीडियम, दिस इज नॉन एज टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसके सारी चीजों को एक बार कंसीडर करते हैं हम। हमने कहा हमारे पास में ऑब्जेक्ट है जो नीचे की तरफ आ रहा है। जब नीचे आ रहा है तो फोर्स क्या लग रहा है? वेट इज इक्वल टू mg, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? एक हमारा विस्कस ड्रैग। विस्कस फोर्स किसके बराबर? विस्कस फोर्स है 6 पाई ईटा आरवी के बराबर। इसके अलावा एक फोर्स लग रहा है जिसे हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। बॉयंट फोर्स किसके बराबर होता है? ये होता है लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। मतलब हमने जब आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था तब हमने बॉयंट फोर्स के बारे में पढ़ा था, और बॉयंट फोर्स का जो वैल्यू आता है वो किसके बराबर आता है? उस ऑब्जेक्ट ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया उस लिक्विड के वेट के बराबर। तो लिक्विड का वेट किसके बराबर होगा? mg के बराबर। ये ऑब्जेक्ट का वेट हो गया। जब ये नीचे जा रहा है तो नीचे एक फोर्स लग रहा है, ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं। एक टाइम आता है जब अपवर्ड एंड
डाउनवर्ड फोर्स, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो वो वाली कंडीशन देखते हैं अब हम, जब दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो अपवर्ड फोर्स दिस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। अपवर्ड फोर्स किसके बराबर, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आरवी के बराबर, प्लस अपवर्ड फोर्स बोयंट फोर्स, बोयंट फोर्स किसके बराबर, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड किसके बराबर होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम के बराबर। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर, ठीक है। अगर हमने लिक्विड की डेंसिटी रॉ ले रखी है, अगर हमने ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सिग्मा ले रखी है, अब देखो कई बुक्स में ये उल्टा भी होता है, तो तुम कंफ्यूज मत हो ना, मैं यहाँ लिक्विड की डेंसिटी रॉ ले रही हूं और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सिग्मा लेके चल रही हूं, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस विल बिकम रॉ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, दिस शुड बी इक्वल टू इंटू जी, ठीक है। डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, mg के बराबर, m ऑफ द ऑब्जेक्ट, m ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर, अगेन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी सिग्मा के बराबर, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर, तो दिस विल बी सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। हमें चाहिए टर्मिनल वेलोसिटी, वी आर लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी। तो अब ये टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को इधर ले जाओ और इसमें से माइनस कर दो, जब हम माइनस करते हैं तो ये हमें मिलेगा 6 पाई ईटा आर वी, दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी सिग्मा माइनस रॉ। अब डिवाइड बाय ये वाला जो पार्ट है, इसमें भी हमें तो सिर्फ वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी चाहिए तो 6 पाई ईटा आरवी को नीचे ले आओ, 6 पाई ईटा आर, ये आया, इस एक आर से ये आर कटा तो स्क्वायर आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 6 नीचे आ जाएगा, तो इसको एक बार सॉल्व करते हैं, ये 3 को नीचे ले आओ, 3, अब ये 2 एंड दिस इज 3, तो कितना आया हमारे पास में, ये दिस विल बिकम 2/9 आर स्क्वायर जी डिवाइड बाय ईटा सिग्मा माइनस रो, दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जिसके साथ अब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा, अब इसकी फर्दर वेलोसिटी में ना इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। तो जो मैंने वो रेन ड्रॉप्स का तुम्हें एक एग्जांपल दिया कि रेन ड्रॉप्स अगर सिर्फ हम नीचे वाले फोर्स की बात करें, तो सिर्फ नीचे वाले फोर्स की बात करेंगे तो उसका तो फिर बढ़ता ही जाएगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बढ़ती नहीं है एक टाइम पे आके, क्योंकि वो एनवायरमेंट एयर का बना हुआ है, एयर जो है वो उसके ऊपर विस्कस ड्रैग लगा रही है, जब वो उसके ऊपर विस्कस ड्रैग लगा रही है तो एक पॉइंट आता है जब वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है, और फिर वो रेन ड्रॉप्स उस पर्टिकुलर टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आती है, और वो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी आएगी, दैट इज 2/9 आर स्क्वायर जी बाई ईटा सिग्मा माइनस रॉ। इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है, आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो मतलब जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। किस पे डिपेंड करती है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और मीडियम की डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है। तो दीज आर द थिंग्स जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रही है। अब ये इन पे डिपेंड कर रही है किस पे, सिग्मा और रॉ पे, तो सिग्मा और रॉ पे डिपेंड करती है। इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, और सिग्मा अगर रॉ के बराबर है इसका मतलब ऑब्जेक्ट विल रिमेन सस्पेंडेड इन द मीडियम। मतलब अगर टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव है इसका मतलब
जो भी हमने ऑब्जेक्ट लिया है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल सोडा वाटर बॉटल्स हमने देखी है जिनमें एयर बबल्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, तो दैट इज नेगेटिव टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल वेलोसिटी तो हमने बहुत सारी जगहों पे देखी है, आप इस पेन को ड्रॉप करोगे नीचे की तरफ जाएगा, तो दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल वेलोसिटी। नेगेटिव में हमारे पास और क्या हो सकता है? नेगेटिव में आपने देखा होगा हीलियम वाले जो बलून्स होते हैं वो बलून्स भी नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो दैट कैन बी वन ऑफ द एग्जाम्पल। अगर तुम किसी वुडन के बॉक्स को पानी के अंदर डालो तो वो वापस ऊपर की तरफ चला जाता है, वो पानी में डूब नहीं रहा है, तो अगेन दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल वेलोसिटी मींस बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव आई इसका मतलब दैट इज गोइंग डाउनवर्ड। ठीक है, अब डाउनवर्ड में भी तुम डेंसिटी का भी फर्क देखना। हमें पता है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जब ज्यादा होती है मीडियम की डेंसिटी से तो वो नीचे की तरफ जाता है। भाई जैसे अगर तुमने स्टील बॉल है वो पानी के अंदर डालोगे, अब स्टील की डेंसिटी ज्यादा है पानी से तो बहुत ऑब्वियस है वो नीचे की तरफ जाएगा। अगर डेंसिटी कम होगी तो वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे मीडियम और ऑब्जेक्ट की डेंसिटीज को भी ध्यान में रखना है कि जिसकी डेंसिटी, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है तो इट विल बी गोइंग डाउनवर्ड, और यहाँ पे हमें टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, फॉर्मूले से भी चेक कर लो इसको। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब ये वेलोसिटी कैसी आई? पॉजिटिव आई। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है इसका मतलब ये कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव है इसका मतलब ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है। नेगेटिव टर्मिनल वेलोसिटी के एग्जांपल्स क्या क्या है? गैस बबल्स राइजेस अप थ्रू सोडा वाटर बॉटल, हीलियम बलून इन एयर, पीस ऑफ वुड इन वाटर, स्मोक पार्टिकल्स इन एयर, वो भी ऊपर की तरफ ही जाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव टर्मिनल वेलोसिटी। पॉजिटिव टर्मिनल वेलोसिटी, रेन ड्रॉप्स नीचे की तरफ आ रही है, किसी भी ट्री से फ्रूट्स गिर रहे हैं नीचे आ रहे हैं, स्काई डाइवर जो है वो नीचे आ रहा है, ऑयल में स्टील बॉल को डाला वो नीचे आ रही है। अगर सिग्मा रॉ के बराबर हो जाता है तो उस वाले केस में द बॉडी विल रिमेन सस्पेंडेड इन द मीडियम। तो ये तीन केस हम लोगों को यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी के देखने हैं। नाउ देयर कम्स वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी, मतलब किस तरीके से विस्कोसिटी वेरी करती है विद द टेम्परेचर, विद द प्रेशर। तो टेम्परेचर के साथ में किस तरीके से वेरिएशन आएगा? अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड्स की विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, जितनी भी गैसेस हैं उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो बहुत सिंपल सा है, अगर तुम इंक्रीज करोगे टेम्परेचर तो लिक्विड्स की विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, गैसेस की विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर वाले केस में लिक्विड्स की विस्कोसिटी इंक्रीज होती है लेकिन वाटर की डिक्रीज होती है, दैट इज एन एक्सेप्शन, तो उसको ध्यान रखना। वहीं जो गैसेस हैं उनकी विस्कोसिटी विल रिमेन अनचेंज्ड, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर इन दोनों का इफेक्ट आता है विस्कोसिटी पे। तो विस्कोसिटी टेम्परेचर प्रेशर के हिसाब से कैसे वेरी करती है वो हम लोगों ने देखा। प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ द नॉलेज ऑफ विस्कोसिटी कहाँ कहाँ काम आ सकता है? देखो बहुत सारी मशीन्स होती है जिनके लुब्रिकेंट्स को डिसाइड करने के लिए हमें विस्कोसिटी की हेल्प लेनी होती है। जैसे हम कहते हैं वो हाई टेम्परेचर पे, बहुत हाई टेम्परेचर पे जो मशीन्स काम करती है उनमें हम लिक्विड ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। जो हमारी नॉर्मल मतलब सिलाई मशीन होती है वहाँ पे हम नॉर्मल ऑयल का यूज़ कर लेते हैं। तो कौन सी मशीन में किस तरीके का लुब्रिकेंट यूज़ होगा वो अगर हमें विस्कोसिटी की नॉलेज होती है तो हम ईजिली उसको डिसाइड कर पाते हैं। इसके अलावा जैसे प्रोटीन है, सेल्यूलोज है, या फिर बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर जो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका शेप कैसा है, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन कैसा है, ये सब हम विस्कोसिटी की हेल्प से पता कर सकते हैं। देन रेलवे टर्मिनल्स जो होते हैं वहां पे हाई विस्कोसिटी के लिक्विड्स को हम एज अ बफर्स यूज करते हैं। देन अगर हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के मोशन को डैम्प करना है, डैम्प मतलब स्लो डाउन करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज द विस्कोसिटी ऑफ एयर और लिक्विड। भाई अगर तुम्हें कोई पेंडुलम है उसको ऐसे कम करना है उसका धीरे धीरे वो डैम्पिंग, तो अगर हम उसे किसी पानी में डाल देंगे तो थोड़ी देर में कम हो जाएगा। तो बाय यूजिंग द विस्कोसिटी वी कैन डू इट।
देन आर्टरीज एंड वेन्स में जितना भी सर्कुलेशन है दैट इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ विस्कोसिटी। इवन हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज वाली जो बात की थी, फाइंड आउट किया था, तो दैट वाज आल्सो डन बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी। तो दीज आर सम प्रैक्टिकल यूजेस कि हमें अगर विस्कोसिटी की नॉलेज है तो क्या क्या चीजें की जा सकती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो की। सबसे पहले हम स्ट्रीमलाइन फ्लो को पढ़ेंगे, फिर हम लेमिनार फ्लो की बात करेंगे, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टर्बुलेंट फ्लो, और ये भी देखेंगे कि आखिर इन तीन फ्लोज का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। सबसे पहले समझते हैं हम स्ट्रीमलाइन फ्लो को। स्ट्रीमलाइन फ्लो को समझने के लिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक कोई ट्यूब ले रखी है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इस ट्यूब के अंदर देयर आर 3 पॉइंट्स P, Q एंड R। P पॉइंट जो है वहां पे फ्लूइड अगर कोई बहता है इस ट्यूब में तो उसकी वेलोसिटी इज v1, एट द Q पॉइंट द वेलोसिटी इज v2 एंड एट द R पॉइंट द वेलोसिटी इज v3। ठीक है, तो हमने कहा एक कोई भी ट्यूब है, उस ट्यूब में से एक फ्लूइड है जो बह रहा है। अब जब वो फ्लूइड बहेगा तो अगर कोई भी पार्टिकल उस फ्लूइड का जब P पॉइंट पे आएगा तो इस P पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू v1 एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी शुड बी दिस ओनली। जब वो पार्टिकल Q पॉइंट पे जाता है तो अब उसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी और उसका डायरेक्शन भी Q पॉइंट पे जो दिया है वो उसका डायरेक्शन हो गया। जब ये पार्टिकल R पॉइंट पे जा रहा है तो नाउ द वेलोसिटी बिकम्स v3 एंड द डायरेक्शन बिकम्स लाइक दिस। ये पहला पार्टिकल जो सबसे पहले आया। अब पीछे आने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब पार्टिकल्स की P पॉइंट पे सेम वेलोसिटी v1 होनी चाहिए और सेम डायरेक्शन v1 का होना चाहिए। तो अगर आगे आने वाले पार्टिकल ने P, Q और R पे अगर v1, v2, v3 वेलोसिटी थी तो उसके पीछे आने वाले सारे पार्टिकल्स जो हैं वो भी अगर P, Q और R पे सेम वेलोसिटी v1, v2, v3 रखते हैं विद द सेम डायरेक्शन तो इस तरह के फ्लो को कहा जाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। मतलब यहाँ पे लेयर्स की फॉर्म में ये फ्लूइड चलेगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमेशा वेलोसिटी सेम रहेगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और ये जो स्ट्रीम लाइंस हैं ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। तो इस तरह के फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। डे टू डे लाइफ में कहाँ पे देखने को मिल सकता है? एक कोई रिवर है जो बहुत ही स्मूथली फ्लो कर रही है, या फिर आजकल जितने भी टैप आते हैं, मतलब पुराने जमाने में प्लास्टिक की टैप आती थी, आजकल स्टील की टैप्स आती हैं, और वो काफी मतलब टेक्निकली अब क्योंकि धीरे धीरे एडवांसमेंट होता जा रहा है तो अगर आप उनको चाहे कितना ही ज्यादा ओपन कर दो उनमें से जो फ्लो आता है पानी का दैट इज ऑलवेज स्ट्रीमलाइन, बहुत ही स्मूथली उसमें से पानी निकलता है। या फिर आप ऐसे सोच लो, अगर आपने टैप को बहुत ही कम ओपन किया है तो अगर उसमें से बहुत ही ऐसे ब्यूटीफुली बहुत आराम से पानी फ्लो हो रहा है तो दैट फ्लो इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेकिन वहीं अगर हम टैप को ऐसे पूरा खोल दें, उस प्लास्टिक वाली टोंटी को जो गांवों में टंकियों पे लगी हुई रहती है, अगर हम उसको पूरा खोल दें तो ऐसे पानी बिल्कुल बिखर के आता है। या फिर कोई नदी आप इमेजिन कर लो जो पूरे उफान पे है और बहुत तेजी से बह रही है, तो दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब है लेयर्स की फॉर्म में बहुत ही स्मूथली जो भी लिक्विड है, जो फ्लो है फ्लूइड्स का, वो हो रहा है और वेलोसिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। तो हम इस तरह के फ्लो को कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। दिस इज नॉन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में कभी भी लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। जहां पे लाइंस एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक होती है वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, जहां पे ये लाइंस एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर होंगी वहां पे वेलोसिटी कम होगी। मतलब हाई डेंसिटी होगी लाइंस की तो वेलोसिटी इज मोर, लो डेंसिटी ऑफ लाइंस इंडिकेट द मिनिमम वेलोसिटी। तो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं।
the flow in which every particle of the liquid follows exactly the path of its preceding particle. मतलब पीछे आने वाले सारे पार्टिकल्स अपने आगे वाले पार्टिकल के पाथ को अगर फॉलो कर रहे हैं तो हम इस तरह के फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं. It has the same velocity in magnitude and direction as that of its preceding particle while crossing through that point. अब P पॉइंट पे जब जितने भी पार्टिकल्स पीछे से आएंगे उन सबकी वेलोसिटी भी v1 होगी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेगा जैसा कि आगे जो गया हुआ है उस पार्टिकल का था. तो इस तरह का फ्लो कहा जाएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो. ठीक है. इन स्ट्रीमलाइन फ्लो नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन क्रॉस ईच अदर. जहां पे लाइंस एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक है वहां वेलोसिटी ज्यादा है, जहां एक दूसरे से दूर दूर है वहां वेलोसिटी कम है. और जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है उसके अंदर वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज ऑलवेज लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी. अभी हम क्रिटिकल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे. अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है ट्यूब ऑफ फ्लो. ट्यूब ऑफ फ्लो का मतलब क्या है? अगर हमने ऐसे बंडल ऑफ लाइंस को इमेजिन करके चल रहे हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है और पूरा का पूरा लाइंस एज ए बंडल जा रही है तो हम उसको ट्यूब ऑफ फ्लो कह देते हैं. तो दिस इज अबाउट द स्ट्रीमलाइन फ्लो. इसके बाद आता है लेमिनार फ्लो. देखो लेमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. उनको ऐसे लगता है मतलब वैसे देखो लेमिनार फ्लो इज ए काइंड ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो ओनली. बस आपको डिफरेंस जो है दोनों में वो ये ध्यान रखना है कि जो लेमिनार फ्लो है वो कैसे मूव करता है, वो ऐसे लेयर्स में मूव करता है और ये जो लेयर्स है वो आपस में एक दूसरे से मिक्स नहीं होती. अब अगर हमने यहाँ पे P पॉइंट ले रखा है तो हो सकता है इस वाली लेयर की वेलोसिटी v1 हो, इस लेयर की वेलोसिटी v2 हो, इस लेयर की वेलोसिटी v3 हो और इस लेयर की वेलोसिटी v4 हो. मतलब इस पर्टिकुलर सेम पॉइंट पे वेलोसिटीज डिफरेंट हो सकती है लेमिनार फ्लो में, क्योंकि लेमिनार फ्लो एक दूसरे से लाइंस की फॉर्म में मूव कर रहा है और ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है. तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सबकी वेलोसिटी सेम थी, लेकिन लेमिनार फ्लो में ऐसा जरूरी नहीं है कि इन सबकी वेलोसिटी सेम हो, ये डिफरेंट भी हो सकती है. बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि दीज लेयर शुड नॉट मिक्स विद ईच अदर. तो कैसे लिखेंगे हम लेमिनार फ्लो को? एक तो लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में मूव कर रहा है, डिफरेंट वेलोसिटीज हैं, लेयर्स एक दूसरे से मिक्स नहीं कर रही है और एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर रही है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लेमिनार एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो. अब हम आ जाते हैं टर्बुलेंट फ्लो पे. टर्बुलेंट फ्लो का मतलब है एक हमने एक क्रिटिकल वेलोसिटी डिसाइड कर ली है जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे. अगर उस क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी है तो इसका मतलब हमारा स्टेडी फ्लो है. लेकिन अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी हो जाती है फ्लूइड की तो उस केस में जो फ्लो है दैट इज नॉन एज टर्बुलेंट फ्लो. जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम टैप को बहुत ज्यादा ओपन कर देते हैं और बहुत ऐसे अब्रप्टली पानी बहता है तो दैट इज द केस ऑफ टर्बुलेंस. अगर नदी बहुत उफान पे है और ऐसे बिखेरते हुए पानी को जा रही है तो दैट इज ऑल्सो टर्बुलेंट. समुद्र की लहर आ रही है आके किसी पत्थर से टकरा के जा रही है तो दैट इज ऑल्सो टर्बुलेंस. तो दिस इज नॉन एज टर्बुलेंट फ्लो. अब देखो ये जो वर्ड है टर्बुलेंस, इस टर्बुलेंस को आप लोगों ने काफी जगह सुना होगा. जैसे जब हम एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं तो कई बार इस तरह से अनाउंसमेंट होता है कि टर्बुलेंस के कारण हमारी लैंडिंग थोड़ा 5 मिनट्स डिले हो गई है या 10 मिनट्स डिले हो गई है, टर्बुलेंस है तो आप लोग अपनी सीट की पेटी वापस से बांध लीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए. तो इस तरह के कुछ अनाउंसमेंट्स होते हैं. तो इस टर्बुलेंस को कम करने के लिए आखिर किया क्या जाता है? जो भी हमारे एरोप्लेन्स है उनको स्ट्रीमलाइन शेप दी जाती है. आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो हमारी मछली होती है उसका ऐसा स्ट्रीमलाइन शेप होता है. स्ट्रीमलाइन शेप इस तरीके का इसलिए होता है ताकि ये बहुत इजीली फ्लूइड में विस्कोसिटी को कम करके आगे मूव कर सके. फिर जो हम एरोप्लेन बनाते हैं उसका भी हम कुछ इसी तरीके का शेप रखते हैं. जो हमारी कार वगैरह बनती है उन कार्स का भी हम कुछ ऐसा ही शेप रखते हैं. तो मतलब जहां पे भी हमें टर्बुलेंस को कम करना होता है वहां पे हम उनको एक पर्टिकुलर शेप देते हैं ताकि हम उस टर्बुलेंस को कम कर सकें.
अब कई जगह पे हमें टर्बुलेंस की जरूरत भी पड़ती है, जैसे मिक्सचर एंड ग्राइंडर, वहां पे हम टर्बुलेंट फ्लो चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं ताकि हम जो भी, अगर हम चटनी पीस रहे हैं तो बहुत अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। तो अगर हम मिक्सिंग करना चाह रहे हैं तो हम मिक्सचर ग्राइंडर का यूज कर रहे हैं, जहां पे काफी ज्यादा टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा है। देन इसके अलावा अगर हम किसी चीज को बीट करते हैं, मतलब बीट करना मतलब जैसे केक वगैरह बनाते हैं तो उस टाइम में हम बीट करते हैं चीजों को। तो या फिर कॉफी, आप कोरोना वाले टाइम में दलगोना कॉफी बहुत चली थी, तो उसमें भी कॉफी को बीट किया जाता, तो बहुत तेजी से हम उसमें टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं। तो वो टर्बुलेंस कई जगहों पे मिक्सिंग के लिए क्रिएट किया जाता है, क्योंकि वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारी जगहों पे हम टर्बुलेंस को कम करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए स्ट्रीमलाइन शेप देते हैं। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब हो गया, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से अगर फ्लूइड मूव कर रहा है और वो बहुत ही अब्रप्टली मूव कर रहा है, उसकी जो लाइंस है वो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है, वेलोसिटीज बहुत डिफरेंट है, और जो मोशन है फ्लूइड का वो कुछ इस तरीके से ईडीज फॉर्मेशन हो रही है, तो इस तरह के फॉर्मेशन को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो 3 टाइप के फ्लो हमने देखे, स्ट्रीमलाइन, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है क्रिटिकल वेलोसिटी का। क्रिटिकल वेलोसिटी कौन सी है? जिस वेलोसिटी तक, मतलब अप टू विच वेलोसिटी जो हमारा फ्लो है दैट इज स्ट्रीमलाइन, लेकिन जैसे ही हम इस क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर जाते हैं फ्लो कैसा हो जाता है? टर्बुलेंट हो जाता है। तो दैट इज नॉन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। अभी क्रिटिकल वेलोसिटी आखिर किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, दैट वी नीड टू नो। तो क्रिटिकल वेलोसिटी मेनली किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी? सो द क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी, इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द ट्यूब। ये 3 चीजें हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रही है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि इनका रिलेशन कैसा आता है, मतलब इनकी जो डिपेंडेंसी है, वेदर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इट इज इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उसको हम बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें ये पता है कि क्रिटिकल वेलोसिटी ईटा, रो एंड आर पे डिपेंड करती है। अब हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, तो हमने चैप्टर नंबर 1 में डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रखा है कि वहां से हम कितनी भी जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके बीच में रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। इवन स्टोक्स लॉ में मैंने आपको डिराइव करके बताया नहीं, बट दैट कैन ऑल्सो बी इजीली डन। तो वो आप एज ए होमवर्क कर सकते हैं। नहीं होता है तो यू कैन आस्क फॉर द हेल्प, आप कमेंट्स में बता देंगे तो आई विल डू दैट फॉर यू। मैं इस वाले का एक बार डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेशन आपको निकाल के दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने कांस्टेंट के ले रखा है। फॉर एग्जांपल इसकी हम पावर ए ले लेते हैं, दिस इज द पावर बी एंड दिस इज द पावर सी। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस विल बी मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? m0 LT-1। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया LT-1। दिस शुड बी इक्वल टू k, तो कांस्टेंट है जो हम बाद में एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करेंगे। ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है ml-1 T-1। देन देयर कम्स डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m हो गया, वॉल्यूम होता है L क्यूब के बराबर, तो जब ऊपर जाएगा तो L-3 हो जाएगा। R इज द रेडियस, तो दिस विल बी सिंपली L। तो ये हमारा पावर B है, दिस इज पावर C, दिस इज पावर A। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी, जो भी हमारी पावर्स लेफ्ट हैंड साइड में है वही सेम पावर्स राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम m की पावर क्या आ जाएगी? a प्लस बी। l पावर आ गई -a -3b प्लस c एंड पावर ऑफ t इज -a, ये आया है, ठीक है। और हमारे पास इधर है LT-1। तो यहां से अगर हम t को कंपेयर करें तो a आ गया आपके पास में 1 के बराबर, पहला। उसके बाद आप a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 0। अगर a 1 के बराबर है तो b विल बी इक्वल टू -1, ये हमें b मिल गया।
अब हम L से कंपेयर करा देते हैं, -a माइनस 3b प्लस c, दिस शुड बी इक्वल टू 1। a की वैल्यू रख दो यहाँ पे -1 तो 1, -3 और b की वैल्यू है -1 प्लस c, दिस इज इक्वल टू 1, तो दिस इज 1 प्लस 3 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c कितना आ जाएगा 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 मतलब -3। तो हमें a, b और c की वैल्यू मिल गई। पुट कर देते हैं a, b एंड c की वैल्यू, तो क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी आई, k कांस्टेंट, ईटा की पावर a, तो ईटा हमारे पास हो गया, रॉ की पावर b, रॉ की पावर b है -1, तो मतलब डेंसिटी नीचे आएगा, r की पावर c, r की पावर c है लेकिन -3 है, तो r क्यूब। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, k ईटा बाय रॉ r क्यूब। मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी, इट विल डिपेंड ऑन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, it is going to depend on the density of the medium and it is going to depend on the radius of the tube। तो ये हमारे पास में क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। आगे बढ़ते हैं। देन देयर कम्स रेनॉल्ड्स नंबर। अब देखो रेनॉल्ड्स नंबर अगर हम नीट के सिलेबस की बात करें तो वहां से रिमूव हो गया है, अगर हम सीबीएसई के सिलेबस की बात करें तो वहां से ये रिमूव हो गया है, बट एक कॉन्सेप्ट है, तो आई वांट कि मैं आप लोगों के साथ में ये कॉन्सेप्ट को एक बार शेयर कर लूं, तो आपको एटलीस्ट पता रहे कि हाँ ये कोई एक टर्म है जो फ्लूइड्स के टाइम पे हम पढ़ते हैं, बाकी सिलेबस से इसको रिमूव कर दिया है, तो उन पर्टिकुलर सिलेबस के लिए आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेनॉल्ड नंबर क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ नंबर है, एक नंबर है जो हमें बताता है कि फ्लो स्ट्रीमलाइन है, टर्बुलेंट है या फिर बीच में है, अनबैलेंस्ड है। जैसे अगर हमारा जो रेनॉल्ड नंबर है उसकी वैल्यू आती है, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू NR की वैल्यू अगर 0 से 2000 के बीच में आती है, मतलब सिर्फ नंबर है ये, ठीक है, इसकी कोई यूनिट वगैरह हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, इट इज जस्ट द नंबर, रेनॉल्ड नंबर इज फ्रॉम 0 to 2000, इसका मतलब फ्लो कैसा है, इट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर हमारा रेनॉल्ड नंबर जो है दैट इज ग्रेटर देन 3000, तो उस वाले केस में जो फ्लो होता है दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। तो अगर हमें फ्लो पता करना है तो बाय यूजिंग द रेनॉल्ड नंबर हम इसको बहुत इजीली फ्लो कर बता सकते हैं। अगर रेनॉल्ड नंबर इज इन बिटवीन 2000 एंड 3000, इसका मतलब हमारा जो भी फ्लो है वो कभी स्ट्रीमलाइन हो रहा है, कभी टर्बुलेंट हो रहा है, वो बहुत ही अनबैलेंस्ड है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। तो 0 से 2000 तक रेनॉल्ड नंबर गिव्स अस द स्ट्रीमलाइन फ्लो, मोर देन 3000 इट गिव्स अस द टर्बुलेंट फ्लो। बट अब आखिर इस रेनॉल्ड नंबर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब एग्जैक्टली फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये हमें क्या देता है, इट गिव्स अस द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया टू द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर हमें रेनॉल्ड नंबर का एक दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे लिखना हो तो हम सिंपली लिख सकते हैं इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। इवन इसका डेरिवेशन भी किया जा सकता है, बट क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में रेनॉल्ड्स नंबर नहीं है हमारे सिलेबस में, तो मैं इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं करवा रही हूँ। बाकी मोटा मोटा ध्यान रख लेना कि ये हमें फ्लोज के बारे में बताने में हेल्प करता है। नंबर होता है एक 0 से 2000 स्ट्रीमलाइन, मोर देन 3000 टर्बुलेंट फ्लो। फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि हमें रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया टू द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया फॉर द लिक्विड प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देयर कम्स द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पर्टिकुलर थ्योरम है। इसका डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सबने हमारे डे टू डे लाइफ में ये किया है कि जब भी हमें पौधों को पानी देना होता है
और एक हम पाइप से पानी दे रहे हैं, एक पौधा हमारे बिल्कुल पास में है और दूसरा पौधा काफी दूरी पे है, तो हम पास वाले को तो बहुत आराम से यहाँ पाइप पकड़ रखा है और पानी दे रहे हैं। अब जब हमें दूर वाले पौधे को पानी देना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पाइप को आगे से ऐसे प्रेस करते हैं। जब हम प्रेस करते हैं तो वो पानी काफी आगे की तरफ जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर फिनोमिना है, यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं इस वाले चीज में। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब भी किसी चीज को, मतलब किसी फ्लूइड को, हम यहाँ फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं, तो फ्लूइड जब ऊपर से नीचे गिरता है, कोई झरना आप इमेजिन कर लो या फिर पानी को ही नीचे गिरा के देखना, तो जब तुम पानी को ऐसे नीचे गिराओगे तो जग भर रखा है, तुमने जग को उल्टा किया तो ऊपर वो काफी ज्यादा होता है, लेकिन क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जब वो वाटर नीचे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जो वेलोसिटी बढ़ती है तो नीचे की तरफ तुम देखते हो तो वो ऐसे काफी नैरो होता जाता है। तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है वो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में समझ सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी नदियां बहती है उनमें जो रिवर बेड है वो ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी के साथ चलता है, या फिर आपको वहां का पानी काफी स्थिर रहता है, बहुत ही स्लो मोशन में वहां पे पानी मूव कर रहा है, जबकि जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पे वाटर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो क्यों डीप डाउन जो वाटर है उसकी वेलोसिटी कम है जबकि ऊपर वाले वाटर की वेलोसिटी ज्यादा है? इनके आंसर्स हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देती है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझते हैं हम लोग। इसके लिए हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि हमारे पास में डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया की एक ट्यूब है, जिसका एक एरिया हमारे पास में यहाँ पे A1 है, दूसरा एरिया A2 है। यहाँ पे जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी V1 है, यहाँ जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी V2 है, यहाँ डेंसिटी ρ1 है, यहाँ डेंसिटी ρ2 है। जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि जितना मास पर यूनिट टाइम यहाँ पे एंटर करेगा उतना ही मास पर यूनिट टाइम यहाँ से एग्जिट करेगा, तभी तो जाके कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ फुलफिल हो पाएगा। भाई जितना मास आया पर यूनिट टाइम में उतना ही मास अगर वहां से जा रहा है, इसका मतलब मास कंजर्व्ड है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसलिए फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा? मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम, एंटर करने वाला मास, दिस शुड बी इक्वल टू मास एग्जिटिंग पर यूनिट टाइम। जितना मास एंटर कर रहा है पर यूनिट टाइम, दिस शुड बी इक्वल टू मास एग्जिटिंग पर यूनिट टाइम। अब ये मास किसके बराबर होगा? मास हमारा बराबर होता है किसके? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे मास को लिख लेते हैं, मास जो पहला वाला है उसको हम लिख लेते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। दिस शुड बी इक्वल टू, वॉल्यूम है ना तो वॉल्यूम को कैपिटल V से मैं डिनोट करती हूँ, V1 से, ठीक है। एंड दिस शुड बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। अच्छा, डेंसिटी ρ1 ले ली। वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है? वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया A1 और लेंथ हम लिख लेते हैं x1 डिवाइड बाय t। दिस शुड बी इक्वल टू ρ2, अगेन वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो ये हमें दे देगा ρ1 A1 V1, this is equal to ρ2 A2 V2 and this is what? This is the equation of continuity। अब अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर लें कि जो लिक्विड इसके अंदर फ्लो हो रहा है दैट इज इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, इसका मतलब जो डेंसिटी एंटर करते टाइम है वही डेंसिटी एग्जिट करते टाइम है, इसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब
पहले वाले एंड पे और आखिरी वाले एंड पे डेंसिटी सेम होगी, डेंसिटी सेम होगी तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज रॉ A1V1 दिस शुड बी इक्वल टू रॉ A2V2, मतलब डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो गई और A1V1 शुड बी इक्वल टू A2V2 और यू कैन सिंपली से AV इज इक्वल टू कांस्टेंट. दिस प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू वेलोसिटी which is equal to constant, this is known as the equation of continuity. इसको हम equation of continuity कहते हैं, equation of continuity. अब equation of continuity में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है कि area into velocity का जो product है that is constant. अब ये constant है, इसका मतलब area is inversely proportional to velocity, मतलब जहां पे एरिया इंक्रीज होगा वहां वेलोसिटी कम हो जाएगी, जहां एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी. तो अब तुम देखो जो पाइप हमने ले रखा था, जब हमारा उसका जो ओपनिंग है वो एरिया बड़ा है तो उसमें से पानी बहुत आराम से आ रहा है, वेलोसिटी इज नॉर्मल. लेकिन जैसे हमने उसको थंब से प्रेस किया तो हमने क्या किया, एरिया कम कर दिया. अब एरिया कम होते ही वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. अब वेलोसिटी बढ़ गई और सेम टाइम में, मतलब वेलोसिटी बढ़ गई, टाइम तो सेम ही है, अब डिस्टेंस वो क्या करेगी, फिर ज्यादा ट्रेवल करेगी. तो इसलिए हम यहाँ खड़े, हमने एरिया कम किया, वेलोसिटी बढ़ाई और अब वो सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और काफी दूरी तक चला जाएगा. तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. जो रिवर ऑफ बेड है, क्योंकि उसका एरिया बहुत ज्यादा है तो वहां वेलोसिटी कम होती है. जैसे जैसे हम रिवर ऑफ बेड से ऊपर आते जाते हैं एरिया कम होता है, जैसे ही एरिया कम होगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी. अब वो नैरो वाला एग्जांपल देखो, ऊपर था, ऊपर पानी हमने ऐसे जग खाली किया तो इतना एरिया था, एरिया ज्यादा था, वेलोसिटी कम है. अब जैसे जैसे वाटर नीचे आ रहा है हमें पता है वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली एरिया क्या होगा, कम होगा. एरिया कम होगा इसलिए जितनी भी वो जो स्ट्रीम्स ऊपर से नीचे आती है, जैसे जैसे वो नीचे आती है उनका एरिया नैरो होने लग जाता है, वो नीचे आते टाइम नैरो हो जाती है. सो दिस वाज अबाउट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इसको एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. इट represents conservation of mass, velocity of flow increases where the area of cross section decreases or vice versa. In river, deep water runs slow and less deep water runs fast. The falling stream of water becomes narrower as the velocity increases. जो बातें मैंने तुम्हें बताई बस वही सब हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखी है. तो this is about the equation of continuity. Now there comes energy of a liquid. अब देखो जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है तो वहां पे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब कुछ वेलोसिटी है, इसका मतलब देयर इज सम काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी भी है, उसकी कन्फिगरेशन, उसकी पोजीशन की वजह से देयर विल बी सम पोटेंशियल एनर्जी आल्सो, देयर इज सम प्रेशर एनर्जी आल्सो. तो आज हम किसी भी लिक्विड की जो कि फ्लो कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी को डिस्कस करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी की. काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, हाफ mv² के बराबर. अगर हम बोले काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास तो वो किसके बराबर हो जाएगी, 1/2 mv² डिवाइड बाय m. तो पर यूनिट मास आ गया हमारे पास 1/2 v² के बराबर. अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो दिस विल बी 1/2 mv² डिवाइड बाय वॉल्यूम. तो मास अपॉन वॉल्यूम विल गिव अस डेंसिटी, तो दिस विल बिकम रॉ v². तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होगा, हाफ रॉ v² के बराबर. अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh. अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास लेती हूं तो दैट विल बी इक्वल टू gh. इफ आई टेक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम then that will be equal to rho gh. तो हमें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो मिलती है rho gh के बराबर,
काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमें मिलती है हाफ रॉ v स्क्वायर के बराबर। तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को समझा। अब देखो, जब हम प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू प्रेशर। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि आखिर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर के बराबर ही कैसे आई, मतलब सिर्फ पी के बराबर कैसे आई। तो उसको मैं थोड़ा सा तुम्हें डिटेल में बता रही हूँ ताकि जो बहुत बच्चों के कंफ्यूजन रहता है वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को ज्यादा एक्सप्लेन करके बताऊंगी। इसमें हम ऐसे मान के चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर को हमने यहाँ पे ऐसे अटैच कर रखा है और अटैच करके हम इसमें यहाँ पे वॉल लगा देते हैं एक, ठीक है। अब इसके अंदर लिक्विड भर रखा है। अब लिक्विड भर रखा है तो इस लिक्विड की हाइट ले लेते हैं h के बराबर, ठीक है। प्रेशर किसके बराबर आएगा, रॉ GH के बराबर आएगा। प्रेशर एनर्जी क्या होती है, प्रेशर एनर्जी होती है कि कोई भी प्रेशर है उसके अगेंस्ट अगर हम कुछ वर्क डन कर रहे हैं और जो लिक्विड है उसमें कोई वेलोसिटी नहीं जनरेट कर रहे हैं तो हम उसे प्रेशर एनर्जी के बराबर पुट कर देते हैं उस वर्क डन को। तो अब यहाँ पे वर्क डन कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कोई पिस्टन लगा दिया। अब जब ये पिस्टन लगाया और इस पिस्टन से हम इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे तो इसने कुछ x अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट किया और ये जो भी हमारा यहाँ पे फ्लूइड था उस पे इसने क्या लगाया, एक वर्क डन किया। यही वर्क डन कहलाता है प्रेशर एनर्जी के बराबर। अब ये वर्क डन किसके बराबर होगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। फोर्स किसके बराबर होता है, प्रेशर इनटू एरिया। अब प्रेशर किसके बराबर, प्रेशर एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन। और इसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, इसी वर्क डन को हम कहते हैं प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। अब तुम देखो, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं लिखूं, ठीक है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो किसके बराबर होगी, P इंटू ए इंटू एक्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो एरिया विल बी, वॉल्यूम विल बी ए इंटू एक्स। तो हमारे पास में जो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आया वो किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू प्रेशर। तो प्रेशर एनर्जी क्या है, जो भी वर्क डन हमने किया है अगेंस्ट द प्रेशर, दैट इज नॉन एज प्रेशर एनर्जी। इसको एक बार बहुत अच्छे से डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द एनर्जी possessed by a liquid by virtue of its pressure. It is the measure of work done in pushing the liquid in the vessel against pressure without imparting any velocity to it. मतलब हम उस लिक्विड को कोई वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं बट हम उस पे एक वर्क डन कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिस्टन को अंदर की तरफ ले जाके उसके पर्टिकुलर फ्लूइड के ऊपर हमने एक वर्क डन किया, तो दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आप लोग जानते ही हैं। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये तीनों मैंने आप लोगों को बता दिया। बर्नौलीज थ्योरम के कॉन्सेप्ट्स को समझने से पहले एक बार हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या है। उसके बाद में हम इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को देखेंगे, क्या लिमिटेशंस है, क्या अजम्पशंस मान के चलते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स क्या है एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। देखो, आप लोगों ने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि जब हम रेलवे स्टेशन जाते हैं तो जब भी ट्रेन वहां से गुजरती है तो वो काफी ज्यादा स्लो डाउन हो जाती है, या फिर ऐसे कहा जाता है कि बहुत तेजी से स्पीड में अगर ट्रेन जा रही है तो यू शुड नॉट बी नियर बाय द ट्रेन, अदरवाइज वो आपको अपनी तरफ खींच लेगी। ऐसा हमने सुना है बहुत बार। देन इसके अलावा जब भी कोई दो ट्रेन एक दूसरे को पास ऑन करती है तो वो अपनी स्पीड को काफी ज्यादा स्लो डाउन कर लेती है। तेज स्पीड में कभी भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस या फिर ओवरकम नहीं करती है। तो उसके पीछे का कारण हम बर्नौलीज थ्योरम में पढ़ेंगे। इवन बोट्स के केस में भी ऐसा होता है। जितनी भी रिवर बोट्स होती हैं उनमें भी जब उनकी क्रॉसिंग होती है या एक दूसरे को पास ऑन करना होता है तो जब वो एक दूसरे के बिल्कुल पास में होती है उस टाइम में दे हैव टू स्लो डाउन देयर स्पीड, अदरवाइज उनके भिड़ने के चांसेस आ जाते हैं, कोलाइड करने के चांसेस आ जाते हैं। तो आखिर ये सारे जितने भी फिनोमेनाज है इनके पीछे
क्या कॉन्सेप्ट है वो हम बर्नौलीज थ्योरम में पढ़ने वाले हैं। आपको बहुत सिंपली बर्नौलीज थ्योरम का ध्यान रखना है कि ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे लागू होता है। और बहुत ही सिंपली हम इसका स्टेटमेंट दे सकते हैं कि अगर हमने अज्यूम कर रखा है कि कोई एक नॉन विस्कस फ्लूइड है जो किसी एक पाइप से फ्लो हो रहा है, उसका जो नॉन विस्कस फ्लूइड है उसकी इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है और किसी भी पाइप से फ्लो हो रहा है, तो किसी एक पॉइंट पे उसकी जो एनर्जीज का सम होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जी एट सम अदर पॉइंट। तो अगर हम दो क्रॉस सेक्शंस लें तो एक क्रॉस सेक्शन पे जितना एनर्जी है उतना ही दूसरे क्रॉस सेक्शन पे भी एनर्जी होगी, एंड दिस इज हाउ वी प्रूव द बर्नौलीज थ्योरम। तो आप इसको बहुत सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि बर्नौलीज थ्योरम हमारे पास में क्या है। बर्नौलीज थ्योरम में कोई भी दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस की एक कोई ट्यूब है हमारे पास जो अलग अलग हाइट पे रखी हुई है। जो पहला वाला है इसकी हाइट हम h1 ले लेते हैं, सेकंड वाले की हाइट h2 ले लेते हैं। जो फर्स्ट क्रॉस सेक्शन है दैट इज a1, यहाँ पे जो लिक्विड जा रहा है उसकी वेलोसिटी v1 है, डेंसिटी सेम है बिकॉज वी आर कंसीडरिंग इट नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। इसका एरिया a2 है, वेलोसिटी हम v2 ले लेते हैं क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से हमें पता है यहाँ एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो इसलिए हमने डिफरेंट वेलोसिटीज ली। अब यहाँ बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है अगर ए पॉइंट पे जो टोटल एनर्जीज हैं वही हमारी टोटल एनर्जीज बी पॉइंट पे भी होंगी। अब टोटल एनर्जी में कौन कौन सी आएगी, एक हमारी प्रेशर एनर्जी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी, तीसरा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अगर हम हाइट सेम ले लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमारी सेम ही हो जाएगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का कंसीडरेशन नहीं रहेगा। लेकिन ए पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है वही सेम हमारी कहाँ होनी चाहिए, बी पॉइंट पे होनी चाहिए। या फिर हम इसका एक और स्टेटमेंट दे सकते हैं, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब मैंने आपको प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो जब ऑलरेडी बता चुकी हूँ तो वहां से हम इन तीनों के सम को लिख लेते हैं और वो सम कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी कांस्टेंट, और उसी को हम बर्नौलीज थ्योरम कहते हैं। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी किसके बराबर, प्रेशर इनटू वॉल्यूम के बराबर, डिवाइड बाय वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम, दिस इज गोइंग टू गिव अस द डेंसिटी रो, और क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो सब जगह पे डेंसिटी सेम रहेगी, तो इसलिए हमने डेंसिटी रो ले ली। तो हमें यहाँ से एक स्टेटमेंट मिल गया बर्नौलीज थ्योरम का, रॉ v² प्लस रॉ gh, दिस विल बी कांस्टेंट। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास में, द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब कंसीडरिंग लिक्विड नॉन विस्कस है एंड इनकम्प्रेसिबल है। अब हम इन्हीं को पर यूनिट मास की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी per unit mass. This remains constant. This is another statement of Bernoulli's principle. यहाँ से मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है तो वॉल्यूम अपॉन मास हमारा 1/ρ के बराबर आ जाएगा, तो प्रेशर अपॉन ρ प्लस m से m कैंसिल हो गया, दिस इज हाफ v² प्लस अगेन m से m कैंसिल हो गया, दिस इज gh एंड we say this is what constant. This is the second
स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। अगर हम इसी सेकंड स्टेटमेंट को डिवाइड कर देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड करने पे ये g आ गया, यहाँ g, यहाँ g, तो g से g कैंसिल हो गया। ये जो पर्टिकुलर पार्ट हमें मिलता है इसे हम कहते हैं प्रेशर हेड, प्रेशर हेड, प्लस दिस इज नॉन एज velocity head, velocity head, plus this is known as gravitational head, gravitational head, gravitational head, and this is also constant. So again we have got one another statement of Bernoulli's principle. तो ये हमारे पास आ गया थर्ड स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो हमने 3 मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखे, उन्हीं 3 मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को तुम स्टेटमेंट मतलब थ्योरेटिकल पार्ट में लिख सकते हो, यहाँ पे लिखे हुए भी है। देखो, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इज कांस्टेंट एट ऑल क्रॉस सेक्शंस इन द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड एंड दिस इज द बर्नौलीज थ्योरम। दूसरा, एक कोई भी स्ट्रीमलाइन फ्लो है जिसमें सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट ऑल क्रॉस सेक्शंस ऑफ द लिक्विड फ्लो। अब बर्नौलीज थ्योरम के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको तुम्हें ध्यान रखना है। अगर वो कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रहा तो हम इसके सारे जितने भी एप्लीकेशंस है उनको बहुत अच्छे से प्रूव कर सकते हैं। क्या कहता है हमें जो हमारा ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल कहता है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में कोई भी सेम हाइट पे एक कोई फ्लूइड ट्यूब है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं, वो तो सेम हो जाएगी, तो वो तो डिफरेंस 0 हो गया। अब बचा क्या, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक रॉ v स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए, मतलब इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहे। अब तुम देखो, अगर कहीं पे अगर ये वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, अब हमने आइडियल फ्लूइड ले रखा है तो डेंसिटी में तो कोई चेंज आना नहीं है, वो तो सेम ही रहना है। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज आया, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी बढ़ गई, तो इन दोनों के सम को कांस्टेंट रखने के लिए ये जो प्रेशर है ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इन केस अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो गई तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हमें बस इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखना है कि whenever there is increase in the velocity then the pressure decreases, जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो प्रेशर इंक्रीज होता है। और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के हम सारे एप्लीकेशंस को प्रूव करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव द लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। अब देखो लिमिटेशन में क्या है, जैसे हम लोगों ने कहा कि हम मान के चलते हैं ये नॉन विस्कस फ्लूइड है, तो अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, जितने भी फ्लूइड्स होंगे उनमें कुछ ना कुछ विस्कोसिटी तो होगी, तो हम विस्कस फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम इनकम्प्रेसिबल मान रहे हैं फ्लूइड को, दैट इज नॉट पॉसिबल। देन अगर कोई कर्व्ड है हमारे पास में ट्यूब तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कंसीडर होना चाहिए, बट वी डोंट कंसीडर दैट। देन हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कंसीडर करते हैं, जबकि टर्बुलेंट भी हो सकता है फ्लो, तो टर्बुलेंट है तो फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल वहां पे फेल हो जाता है, दैट डज नॉट वर्क। तो देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम जो हमारे पास में यहाँ पे लिखी हुई है। हम कहते हैं कि एनर्जी कंजर्व्ड है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, जबकि कुछ काइनेटिक एनर्जी हमारी लॉस होके हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो दीज आर सम लिमिटेशंस। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आती है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। एप्लीकेशन में जैसे मैंने तुम्हें बताया, सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया था कि हमारे पास में कोई 2 ट्रेन है और वो 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। जब वो क्रॉस करती है तो अपनी स्पीड को कम कर लेती है। अब स्पीड कम करने का कारण क्या है, मैंने कहा एक ट्रेन हमारी ये वाली है जिसको हम ए नाम देते हैं, और एक ट्रेन हमारे पास में है दूसरी जिसे हम बी नाम दे रहे हैं। अब जब ये मूव कर रही है और फॉर एग्जाम्पल ये काफी तेज स्पीड में मूव कर रही है, तो जब ये काफी तेज वेलोसिटी से जाएगी
तो इनके जो आसपास की एयर है उसकी वेलोसिटी भी हाई हो जाएगी। जैसे वेलोसिटी हाई होगी तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये जो ए ट्रेन है इसके आसपास का प्रेशर डिक्रीज हो गया, इधर का प्रेशर भी डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब तुम बी वाली ट्रेन को कंसीडर करो। बी वाली ट्रेन भी तेज स्पीड से जा रही है। जब तेज से जा रही है तो इसके आसपास वाली जो एयर है उसकी वेलोसिटी बहुत हाई है, तो यहाँ पे भी प्रेशर डिक्रीज हो गया और यहाँ ये वाला जो पार्ट है यहाँ भी प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब देखना, ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे इन दोनों की स्पीड की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर डिक्रीज हो गया। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो इधर वाला प्रेशर और इधर वाला प्रेशर ये दोनों ज्यादा होने की वजह से इसको क्या कर देंगे, इसको कोलाइड करवा देंगे। इसलिए जब भी कोई दो ट्रेन्स क्रॉस करती है या फिर एक दूसरे को आगे जाती है पीछे छोड़ती है तो अपनी स्पीड को कम करती है। इसीलिए कहा जाता है चलती हुई ट्रेन जो बहुत तेज स्पीड में है उसके बहुत पास में नहीं खड़े रहना। बहुत पास में इसलिए नहीं खड़े रहना क्योंकि तुम ट्रेन बहुत तेज स्पीड से जा रही है तो आसपास की जो एयर है उसकी वेलोसिटी ज्यादा, मतलब प्रेशर कम। अब अगर कोई यहाँ खड़ा है तो इस पे तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, इधर कम है, तो ये क्या होगा, ज्यादा से कम प्रेशर की तरफ धक्का लगेगा, पुश होगा और वो उस ट्रेन में गिर जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट हमारा काम कर रहा है किसके ऊपर, रिवर बोट के ऊपर। जब भी दो रिवर बोट क्रॉस करेगी स्पीड कम करेगी, वरना बीच में प्रेशर कम होगा और वो एक दूसरे से कोलाइड कर जाएगी। ठीक है, ये कुछ जो हमने पहले एग्जाम्पल लिए थे उनका एक्सप्लेनेशन था। अब आता है हमारे पास में कोई भी स्प्रे कैसे काम करता है। देखो, किसी भी स्प्रे का जो हम अगर शेप देखें तो कैसा होगा, यहाँ पे एक कंटेनर होता है, फिर यहाँ पे एक ट्यूब लगी हुई होती है, फिर यहाँ हम एक प्रेशर लगाने के लिए कर देते हैं और यहाँ से ये स्प्रे ऐसे जाता है। इसमें यहाँ पे ये लिक्विड फिल्ड अप है, यहाँ प्रेशर मैं P1 मान लेती हूँ। अगर हम यहाँ से इसको प्रेस करते हैं, जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे यहाँ से एयर आगे जाएगी तो उस एयर की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। वेलोसिटी इंक्रीज होते इस वाले जो ये ट्यूब टी है, इस ट्यूब टी में प्रेशर कम हो गया और यहाँ ये P1 प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है। तो ये वाला प्रेशर क्या करेगा, इस लिक्विड को ऊपर लेके जाएगा और ऊपर ले जाके ये यहाँ से ऐसे स्प्रे की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से बर्नौलीज थ्योरम का प्रिंसिपल यूज करके हम स्प्रेयर या एटोमाइजर जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है लिफ्ट ऑन एन एयरप्लेन विंग। जितने भी एरोप्लेन होते हैं उन एरोप्लेन्स के जो विंग्स बनाए जाते हैं उनको एक शेप दिया जाता है जिसे हम कहते हैं एरोफॉइल शेप। अब ये जो एरोफॉइल है या एयरप्लेन का विंग है, इसकी ये पर्टिकुलर शेप देने का कारण क्या है। आप देखो, ऊपर से ये ज्यादा कर्व्ड है, नीचे से कम कर्व्ड है, नीचे से यहाँ पे कर्व्ड कम होती है ये, यहाँ इसका जो हेड है वो थिक है, जो टेल है वो थिन है। ये पर्टिकुलर शेप इसलिए दी जाती है क्योंकि जब एरोप्लेन मूव करेगा तो तुम देखो इसके ऊपर यहाँ पे कोई एयर जाएगी जिसकी कुछ वेलोसिटी होगी, जो नीचे एयर जाएगी उसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी। हमें पता है ऊपर वाला डिस्टेंस ज्यादा है, अब जो एयर है इसको तो सेम टाइम में ही इसको कवर करना है, सेम टाइम है, लेकिन ऊपर डिस्टेंस ज्यादा है नीचे डिस्टेंस कम है। ऊपर डिस्टेंस ज्यादा है, टाइम सेम है, तो मतलब इसको वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी ऊपर से जाने के लिए। तो जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, नीचे वेलोसिटी कम रहती है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, तो ये प्रेशर ज्यादा क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। तो इसलिए जो ये पर्टिकुलर इस तरह की शेप बनाई जाती है एयरप्लेन विंग्स में, ये इसीलिए बनाई जाती है ताकि इसको एक अच्छा खासा लिफ्ट मिल जाए ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो ये आराम से ऊपर लिफ्ट हो पाए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव ब्लोइंग ऑफ द रूफ ड्यूरिंग स्टॉर्म। बहुत बार देखा है कि जो टिन के शेड होते हैं या फिर जो कच्चे मकान होते हैं जिनमें हट वगैरह होती है, वो क्या हो जाते हैं, उनके टिन के शेड उतर जाते हैं जब भी बहुत ज्यादा तूफान आता है।
तो उसके पीछे भी सेम प्रिंसिपल ही काम कर रहा है। ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है, ज्यादा वेलोसिटी है, प्रेशर कम हो गया, और नीचे प्रेशर ज्यादा है, तो वो प्रेशर क्या करता है, उस टिन शेड को उड़ा के ले जाता है। तो बस वही वेलोसिटी और प्रेशर का कॉन्सेप्ट ही सब जगह काम आ रहा है, और उसी से ये सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन हो रही है। अब आता है हमारा मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट क्या है? आप लोगों ने सुना होगा, जब भी क्रिकेट का मैच होता है तो क्रिकेट के मैच में ऐसे बोला जाता है कि जो स्पिनर है उसकी बॉल्स को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसका क्या डायरेक्शन होगा वो एग्जैक्टली हम फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो अब स्पिनर वाले स्पिनिंग जो बॉल है उसमें कैसे बर्नौलीज थ्योरम काम कर रही है उसको समझते हैं। जब भी कोई स्पिनर बॉल को फेंकता है तो जो बॉल है वो क्या करती है, वो ऐसे रोटेट करती है, ठीक है। तो वो ऐसे रोटेट करवाता है उसको, जब वो उसको रोटेट कराता है तो इसका मतलब यहाँ पे जो एयर है उसका ऐसे रोटेशन हो रहा है इस तरीके से, ये एयर का रोटेशन, ठीक है। अब ये बॉल रोटेट भी कर रही है और लीनियर मोशन भी कर रही है। अब जब ये लीनियर मोशन कर रही है तो लीनियर मोशन करते टाइम इसका मोशन ऐसा है। अब ये बॉल ऐसे लीनियरली आगे जा रही है, लेकिन जो एयर है इसके आसपास की वो तो इधर की तरफ आ रही है, तो जो एयर है उसका डायरेक्शन ये हो गया। अब तुम देखो यहां अच्छे से देखना, इसके रोटेशन की वजह से ऊपर ये इस डायरेक्शन में एयर का मूवमेंट है और इधर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एयर का मूवमेंट है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटीज एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। अब नीचे देखो, ड्यू टू रोटेशन ऑफ बॉल ये एयर का मूवमेंट है, ड्यू टू लीनियर मोशन ऑफ बॉल ये एयर का मूवमेंट है। तो नीचे वाली वेलोसिटीज एक दूसरे को एड ऑन कर रही है। तो यहाँ जो रिजल्टेंट आता है उसमें क्या आता है, नीचे वेलोसिटी ज्यादा हो गई और ऊपर वेलोसिटी कम हो जाती है। अब ऊपर वेलोसिटी कम मतलब प्रेशर ज्यादा, और यहाँ वेलोसिटी ज्यादा मतलब प्रेशर कम। अब प्रेशर कम है तो इसके ऊपर किधर की तरफ फोर्स लगेगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये जो बॉल है वो जिस डायरेक्शन में हमें लग रहा है जाएगी उधर नहीं जाके एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टिल्ट हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, और इसी को हम कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसकी एप्लीकेशन। नेक्स्ट वी हैव मोशन ऑफ टू पैरेलल बोट्स, ये अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम के बाद हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट बचते हैं उसमें एक हमारा वेंचुरी मीटर बच रहा है, एक टॉरिसेलीज एक्सपेरिमेंट बच रहा है, और हार्ट का जो भी फंक्शनिंग है, किस तरीके से ब्लड का फ्लो होता है, वो भी हम लोगों को पढ़ना है। तो वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में इन तीनों पार्ट्स को कवर कर लेंगे। बाकी अपना जो हाइड्रोडायनामिक्स है वो हमने ऑलमोस्ट जो भी है कॉन्सेप्ट्स, उनको मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।